So, good evening, my dear student. Myself, Dr. Jitendra Kumar Chaurasia, graduated from OS State University 2020, and I have passed my FMG exam in 2020 December with 184 marks. Today, I will discuss about body fluid in human physiology. Okay, so in human physiology, first we will draw human diagram. So, human physiology. In human physiology, we will discuss about body fluid. Okay, so in human physiology, first we will draw human. What is this? Head, neck, arm, and leg. Okay, in this diagram we have brain, bone, muscles, organ, again bone and muscles, and after that we have here हार्ट. हार्ट का क्या काम रहेगा? सारे बॉडी के पार्ट में क्या पहुंचाना है? ब्लड सप्लाई. सिंपल. ठीक है. सो इट विल सप्लाई ब्रेन एंड इट विल रिसीव ब्लड फ्रॉम द ब्रेन. सो हार्ट विल सप्लाई द बोन्स एंड रिसीव deoxygenated from the blood from the bone, and then heart will supply to the organs and receive deoxygenated, and again heart will supply to the muscles and again receive deoxygenated blood. Okay, so if अब सपोज हमें क्या करना है? अब करना है हमें इसको बॉडी को जूम. अब ब्रेन को जूम कर लो तो लास्ट हमें न्यूरॉन मिलेगा. इसके बाद अगर हम किसी भी ऑर्गन या हिपेटोसाइट लीवर को ले लें तो लास्ट हमें हिपेटोसाइट मिलेंगे. मसल को जूम कर लो तो मायोसाइट मिलेंगे. बोन को जूम कर लो तो क्या मिलेगा? ऑस्टियोसाइट मिलेगा. अगेन बोन, ऑस्टियोसाइट, मसल, मायोसाइट. तो जो फाइनल हमारे पास डायग्राम बन के आएगा, मतलब क्या हमारे पास बन के आएगा? बन के हमारे पास ये आएगा कि हमारी बॉडी में क्या है? सेल, और सेल को सप्लाई करने वाली पाइपलाइन. पाइपलाइन मीन्स ब्लड सप्लाई. ओके, तो हमारे पास ये चीज बची है. मीन्स अगर हम पूरी बॉडी को इस तरह जूम कर लें तो जो लास्ट चीज बचेगी हमारे पास, निकल के आ रही है, वो है क्या? सेल और ये पाइपलाइन. मतलब बॉडी बनी है सिर्फ और सिर्फ सेल और पाइपलाइन से. ठीक है. अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है सेल और पाइपलाइन में बॉडी फ्लूइड के बारे में देखना है कि भाई बॉडी फ्लूइड क्या चीज है. ठीक है. अब बॉडी में सिर्फ हमारे पास सेल है और पाइपलाइन है. ठीक है. अब डालते हैं हम बॉडी फ्लूइड कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है. नॉर्मल एडल्ट का जो वेट हम कंसीडर कर सकते हैं करते हैं वो होता है 70 kg. 70 kg. ओके, नॉर्मल एडल्ट मेल. ओके, सो आउट ऑफ नॉर्मल एडल्ट मेल वी हैव 60% ऑफ बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड. ओके, कितना पानी होता है बॉडी में? 60%. अगर कोई 70 का इंसान है तो उसकी बॉडी में कितना पानी होगा? 60% होगा. अगर 70 kg का है तो अगर लीटर में पानी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? निकल के आएगा वही 42 लीटर वाटर इनसाइड द बॉडी. ओके, अब हमें क्या करना है? जो हमारा जूम किया हुआ फाइनल स्ट्रक्चर था, क्या था जूम किया हुआ? हमारे पास थी सेल और था हमारे पास पाइपलाइन. इसी से मिलकर के पूरी बॉडी बनी है ना. अब इसमें भरना है हमें क्या? पानी. पानी कैसे भरेंगे? पानी भरेंगे हम ऐसे. हमारे पास पहली बात तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास है एक ये एरिया, इसको हम बोलते हैं क्या? सेल. एक तो हमारे पास क्या आ गया? ये वाला एरिया आ गया. इसके बाद एक दूसरा जो एरिया आया यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके, इसके बाद आया अपने पास ये पाइपलाइन वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं क्या? ब्लड ब्लड वेसल. ओके,
अब हमें भरना है इसमें पानी। अब पानी कैसे भरेंगे? पानी भरेंगे ऐसे, सेल के अंदर हमने क्या किया, पानी भर दिया, ये सेल के अंदर पानी भर दिया। इसके बाद हमने इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी भर दिया। इसके बाद हमने ब्लड वेसल्स में या पाइपलाइन में पानी भर दिया। ठीक है, अब इस पानी को हमें देखना है कि इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो पानी, water which is inside the cell, that is called intracellular fluid, intracellular fluid. And water inside interstitial space, that is called interstitial fluid. And water inside the pipeline, that is called plasma, that is called plasma. Okay, so now we will divide this all water into two compartments or two phase. First is ICF, whatever the fluid present inside the cell, that is called intracellular fluid. And whatever the fluid present outside the cell, for example interstitial fluid or plasma, combined together, this is called ECF, extracellular fluid. So we have only two types of fluid in our body, intracellular fluid or extracellular fluid. Okay, so out of 60%, out of 60%, we have divided into two, ICF and ECF. ICF is 40% and ECF is 20%. Okay, and in ECF we have plasma and interstitial fluid. Interstitial fluid. Out of 20%, plasma is 5% and interstitial fluid is 15%. Okay, okay, and then we will discuss about blood. Total how much blood we have? 8% of 8% of total body weight. Okay, 8%. So out of 8%, we have solid also and liquid also. Solid have RBC, WBC and platelet, and liquid portion is called plasma, that is 5%. So what is remaining out of 8%? 5% is plasma, means 3% we have 3% we have solid. Okay, so this is total body fluid. After that, 60% total body water, 60% ICF, 40% ECF, 20%. Out of ECF, interstitial fluid 15%, प्लाज्मा 5%। ये सारा वाटर जो है बॉडी के अंदर है। इसके अलावा अब ये देखना है कि इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा जो है ना, कुछ पानी, कुछ वाटर जो है वो कैविटी में फंसा हुआ है। जैसे कि कह सकते हैं कि ब्रेन में CSF फंसा हुआ है, CSF फंसा है ब्रेन में। इसके बाद हार्ट को ले लें तो पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। फिर आ जाए प्लूरल फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया। इसके बाद आ जाए तो पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया। इसके बाद और आ जाए तो जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स में कौन सा फ्लूइड होता है? साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड हो गया। तो ये सारा जो फ्लूइड है ये तो ना तो सेल के अंदर है, ये कहाँ पे है? ये कैविटी में है। ये सारा जो सेल्स है, ये सारा जो फ्लूइड है ये कहाँ पे है? इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांस सेल्यूलर, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ओके, सो तीन तरह से होता है, ICF हो गया, ECF हो गया, और थोड़ी सी अमाउंट में क्या रहता है? ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। अब टास्क हमारे पास ये है, अब टास्क ये है कि हमारे पास ICF भी आ गया है, टोटल बॉडी फ्लूइड भी आ गया है, ECF भी आ गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ गया है, प्लाज्मा का ही बचा है। अब टास्क ये है कि हम पता कैसे करेंगे, ठीक है, कि आखिर बॉडी फ्लूइड निकालेंगे कैसे। तो बॉडी फ्लूइड निकालने के लिए यूज करते हैं हम क्या? इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर या फिर डाई। बॉडी फ्लूइड निकालने इंडिकेटर और डाई यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि हम
टोटल बॉडी वाटर निकालना है, या ईसीएफ निकालना है, या आईसीएफ निकालना है, या फिर प्लाज्मा निकालना है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकालना है। अब अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे हम कैसे? इंडिकेटर यूज करके। क्या यूज करके? इंडिकेटर या फिर डाई यूज करके। कैसे? हमारे पास वही से बेस क्या था हमारा? सिस्टम सेम है, सिंपल है। ये क्या थी? सेल। और क्या थे हमारे पास? पाइपलाइन थी। बस यही था। और इसके अंदर क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। ये पानी भरा है इधर, ठीक है। ये भर दिया क्या? पानी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? अगर मैं बोलूं टोटल बॉडी वाटर, अब सब उससे पहले हम ये बताओ, अगर कोई भी वाटर, कुछ भी चीज बॉडी में इंजेक्ट करानी है तो किसके थ्रू कराएंगे? किसके थ्रू कराएंगे? अगर हम पानी पीते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, या फिर पाइपलाइन में जाएगा। या अगर डायरिया हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी में, ठीक है, इसके बाद अगर वॉमिटिंग हो रही है, तो वहां में भी फ्लूइड जो निकल के आ रहा है वो भी कहाँ से निकल के आ रहा है? पाइपलाइन से निकल के आ रहा है, ब्लड वेसल से निकल के आ रहा है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है टोटल बॉडी फ्लूइड तक या सेल तक पहुंचने के लिए। क्या जाना पड़ेगा हमें? अगर निकलना है या जाना है, जाना पड़ेगा किसके थ्रू? सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल के थ्रू। अब सपोज मान लो कि हमें टोटल बॉडी वाटर निकालना है, मतलब हमें कोई ऐसी डाई यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि टोटल बॉडी वाटर के लिए हम जो डाई यूज करते हैं वो तो D2O हो गया, ट्राइटियम हो गया, क्या हो गया? ट्राइटियम हो गया, एंटीपायरीन हो गई, एंटी पायरीन हो गई। ये जो सारी डाई हैं, इनसे हम सिर्फ टोटल बॉडी वाटर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम इनसे ईसीएफ, आईसीएफ या फिर प्लाज्मा या फिर आईएसएफ, ये सब चीजें क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि टोटल बॉडी वाटर निकालने के लिए हमें वो डाई चाहिए है। इंजेक्ट तो हम यहीं से कराएंगे, डाई जो है इंजेक्ट तो हम यहीं से कराएंगे, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये डाई जो हम इंजेक्ट कराएंगे तो ये इधर प्लाज्मा में भी जाएगी, फिर इधर से ये इंटरस्टिशियम में भी जाएगी, और फिर इधर से ये सेल में भी जाएगी। तभी तो हमारे पास टोटल बॉडी वाटर आ पाएगा, आईसीएफ प्लस आईईसीएफ को मिला करके, तभी तो हमारे पास टोटल बॉडी वाटर आएगा ना। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमें ईसीएफ निकालना है, ईसीएफ निकालना है, तो क्या हमारे पास ऐसी कोई डाई है जो हम यहाँ से यहाँ इंजेक्ट कराएं ईसीएफ के लिए, और ये यहाँ से यहाँ जाए लेकिन सेल के अंदर ना जाए? अब हमें ऐसी डाई चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सेल के अंदर चली जाएगी तो फिर वो आईसीएफ में इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमें डाई चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ईसीएफ तक रहे, या प्लाज्मा। और ईसीएफ में क्या रहता है? प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो हमारे पास ये डाई निकल के आती है इसको हम बोलते हैं क्या? मैनीटोल, ठीक है। इसके लिए, और मैनीटोल को क्यों यूज करते हैं मैंने बता दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है पाइपलाइन तक जाएगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक जाएगी, सेल के अंदर नहीं जाएगी। अब आते हैं आईसीएफ पे। क्या हम आईसीएफ की बात करेंगे तो आईसीएफ को के लिए हमारे पास कोई क्या, जो हम सीधी यहाँ से सेल के अंदर डाल सकें? ईच सेल, बॉडी में इतनी अनगिनत सेल है, ऐसी कोई डाई है हमारे पास कि हम सीधा सेल के अंदर डाल सके? कोई डाई, कोई डाई नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम डालेंगे वो पहले में जाएगी, फिर इंटरस्टिशियम में जाएगी, फिर उसके बाद सेल में जाएगी, वो फिर यहाँ जाएगी, यहाँ मेटाबोलाइज होगी, फिर इंटरस्टिशियम में जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो वो हमारे पास एक्यूरेट वॉल्यूम उसका आ नहीं पाएगा। इसलिए हमारे पास आईसीएफ निकालने के लिए क्या मेथड है? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसको हम बोलेंगे क्या? इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे? टोटल बॉडी वाटर निकालेंगे पहले, और फिर ईसीएफ निकालेंगे, और टोटल बॉडी वाटर में से ईसीएफ माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? आईसीएफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी? प्लाज्मा की। अगर हमें प्लाज्मा निकालना है तो क्या हम कोई ऐसी डाई यूज कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये पाइपलाइन या ब्लड वेसल तक जाए? कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इंसर्ट ही तो यहीं करा रहे हैं ना। ऐसी कोई डाई जो सिर्फ यहाँ तक जाए, ना तो इंटरस्टिशियम में निकले और ना ही सेल के अंदर जाए, तो वो डाई हमें प्लाज्मा का वॉल्यूम दे सकती है। तो ऐसी डाई हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं क्या? ईवान, ईवान ब्लू, ईवान ब्लू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। क्या हमारे पास कोई ऐसी डाई है कि हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकाल सकते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? पॉसिबल है क्या? देखते हैं। हम इंजेक्ट कहाँ से कराएंगे? जाएगी डाई कहाँ पे? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल के बाद कहाँ जाएगी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। मतलब हमारे पास कोई ऐसी डाई नहीं है जो डायरेक्ट के कहाँ पहुंचे, या हम डाल ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है कि ब्लड को क्रॉस किए, ब्लड को क्रॉस भी ना करे और इंटरस्टिशियम में चली जाए। ब्लड को तो क्रॉस करेगी ही,
तो हमारे पास ऐसी कोई राय नहीं है जिससे कि हम डायरेक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकाल सकें। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए हमें पहले ईसीएफ निकालना पड़ेगा और उसमें से प्लाज्मा माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आईसीएफ बचेगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने बोला था कि 70 kg का अगर पर्सन है, 70 kg का पर्सन है, तो उसमें 60% वाटर है, टोटल बॉडी वाटर है। तो ये निकला कितना कितना आया? 42 लीटर। अगर मान लो वेट उसका 150 kg है, तो क्या लगता है 60% के हिसाब से टोटल बॉडी जो वाटर है उसमें 90 लीटर होगा क्या? क्या लगता है तुम्हें? नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि 70 kg से अगर कोई 150 kg का हुआ है, ठीक है, तो इसमें बढ़ा क्या है? फैट बढ़ा हुआ है। इसमें क्या है? जो एडिपोसाइट सेल हैं, जो एडिपोसाइट सेल्स हैं, उनमें क्या डिपॉजिट हुआ है? फैट डिपॉजिट हुआ है। फैट डिपॉजिट हुआ है, ना कि पानी डिपॉजिट हुआ है। वाटर तो डिपॉजिट नहीं हुआ है, ठीक है। और उसमें अगर फैट डिपॉजिट हुआ है तो फैट क्या होता है? एन हाइड्रस होता है। फैट में कोई पानी होता नहीं है, हीट करता है वो पानी से, ठीक है ना। तो जो वेट बढ़ेगा उसका 60%, 90 लीटर पानी उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वेट बढ़ा हुआ है वो बढ़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ फैट। ओके, विच इज इनसाइड द एडिपोसाइट। अब आते हैं नेक्स्ट। एज बढ़ने के साथ साथ सपोज टोटल बॉडी वाटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एज के। मीन्स इफ एज बढ़ रही है, टोटल बॉडी वाटर कम होता है। रीजन क्या है? रीजन यही है, एजिंग। क्या है यहाँ पे? एजिंग। क्यों? क्योंकि एजिंग होगी तो सेल क्या होगी? श्रिंक होती जाएगी। और सेल श्रिंक हो रही है मतलब क्या हो रहा है? आईसीएफ कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? आईसीएफ कम हो रहा है। आईसीएफ कम होगा, आईसीएफ टोटल बॉडी वाटर का 40% क्या करता है? रखता है अपने पास। तो आईसीएफ कम होगा तो सिंपल सी बात है, टोटल बॉडी वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इनिशियली इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब कोई रहता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ से निकलते हैं। इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करेंगे, टोटल बॉडी वाटर का और एज का सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है? मोर देन 90%, वो कैन से मोर देन और इक्वल टू 90% जो होता है इन्फेंट इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, फीटस जो होता है, फीटस, ठीक है, वो क्या होता है? 90% पूरा उसके अंदर बॉडी में होता है कितना? 90% फ्लूइड। ओके। अब होगा क्या? आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, और इसमें भी क्या होगा? ईसीएफ मोर देन आईसीएफ। सेल का ज्यादा काम तो है नहीं है बॉडी के अंदर। अगर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में सेल का काम है क्या? सेल का काम नहीं है, क्योंकि जो भी इसको चाहिए मदर से रिसीव करेगा, ठीक है। तो ईसीएफ की बात करेंगे तो ईसीएफ रहता है कहाँ ज्यादा? आफ्टर बर्थ। जब हम इन्फेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट में क्या होगा? 0 से करके 3 मंथ तक, 3 मंथ तक, ठीक है। ईसीएफ ज्यादा रहेगा आईसीएफ से। इसके बाद 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक ईसीएफ इक्वल हो जाएगा आईसीएफ के। देखा ना, मैंने बोला था ना, यहाँ पे जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टोटल बॉडी वाटर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले 0 से 3 महीने का था तो ईसीएफ ज्यादा था आईसीएफ से, और इसके बाद और 90% वाटर था तो कम होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पे 3 to 12 मंथ है तो ईसीएफ आईसीएफ के इक्वल हो जाएगा, मतलब ईसीएफ कम होता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन मोर देन 12 मंथ की बात करें, मोर देन 12 मंथ की बात करेंगे तो फिर क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा ईसीएफ लेस देन आईसीएफ, जो कि एक नॉर्मल एडल्ट में भी होता है, ठीक है ना। तो 1 साल में ही एडल्ट का कंफ्यूजन इसमें आ जाएगा कि ईसीएफ आईसीएफ से कम है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, देखना इधर। मैंने बोला अगर हमें बॉडी फ्लूइड, अगर हमें वाटर बॉडी फ्लूइड बॉडी में डालना है तो कैसे डालेंगे? हमारे पास एक ही रास्ता है, एब्जॉर्प्शन होगा तो भी ब्लड, आईवी डालेंगे तो भी ब्लड के थ्रू डालेंगे, और अगर बाहर निकालना है तो भी सेम सिस्टम है। डायरिया हो या वोमिटिंग हो, आएगा ब्लड कहाँ से? प्लाज्मा से ही निकल के आएगा। वाटर कहाँ से निकल के आएगा? प्लाज्मा से ही निकल के आएगा। और इसके बाद होगा क्या? देखना इधर, हमारे पास एक एडल्ट है, एक है इन्फेंट, ठीक है। एडल्ट में होता है क्या? आईसीएफ इज मोर देन ईसीएफ, ओके। आईसीएफ इज मोर देन ईसीएफ, एंड इन इन्फेंट 0 to 3 मंथ, ओके, ईसीएफ इज मोर देन
आईसीएफ। रिस्क में कौन सा वाटर है इसमें? ईसीएफ रिस्क में रहता है कि आईसीएफ रिस्क में रहता है? हमेशा ईसीएफ रिस्क में रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा क्या है, ईसीएफ के अंदर आता है। ठीक है, अगर डायरिया हो रहा है, अगर हेमरेज हो रहा है, जो भी हो रहा है, सबसे पानी निकलेगा कहाँ से? ईसीएफ से निकलेगा। तो अब ये बताओ, डिहाइड्रेशन के लिए कौन प्रोन रहेगा? डिहाइड्रेशन पहले किस में आएगा? डिहाइड्रेशन पहले एडल्ट में आएगा कि इन्फेंट में आएगा? डिहाइड्रेशन उसमें पहले आएगा जिसमें ईसीएफ ज्यादा रिस्क में है। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना? तो ईसीएफ ज्यादा रिस्क में किस में है? इन्फेंट में। ठीक है, तो इन्फेंट में हमें डिहाइड्रेशन एडल्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? ओके भाई, गुड नाइट, बाय बाय।